वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि कल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी का कल एग्जाम में बहुत सारे बच्चों की रिकमेंडेशन थी। उन्होंने मुझे बार बार मैसेज कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि सर मेरा एग्जाम कल है। तो उन सभी की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मैंने लाया हूँ और ये हर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की एग्जाम जिनकी कल है। तो उन सारे बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज एक बार इस वीडियोस को जरूर देखें और जितना मैक्सिमम हो सके उतना इसको शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाए जिनको इनकी जरूरत है। बेटा आपकी एक हेल्प की वजह से उनका एक फ्यूचर की सवाल है और उनका वो एग्जाम क्रैक कर पाएंगे तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोगों ने जैसे कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताया, मुझे लगा कि नहीं बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने इस चीज को निर्णय लिया कि मुझे आज क्लास करनी है और मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आए भी हैं और आएंगे भी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बच्चों को देखना चाहिए। समझ में आ गया बात? मेरा चैनल का नाम जो है राकेश सर कॉमर्स क्लासेस है। आप उसके नीचे जाएंगे तो वहां पर टेलीग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से टेलीग्राम का लिंक को ज्वाइन करेंगे। सारे ही नोट्स हमने वहां पर डाला हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझा रखा है, सब कुछ उसमें हमने डाला हुआ है। तो प्लीज वहां से जाकर के आप जरूर उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आइए बच्चे हम लोग एक बार बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उसको एक बार समझते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम का सेमेस्टर फर्स्ट है बच्चे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बार बार मैं एक ही चीज को जिक्र कर रहा हूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बच्चे प्लीज इस बात को समझें, जितना मैक्सिमम हो सकता अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी, आप भी आगे बढ़े और आपके दोस्त भी आगे बढ़े और सभी को शेयर करना है ताकि उन बच्चों तक, वहां तक हम इस वीडियोस को ट्रांसफर कर सके, पहुंचा सके जहां तक उन बच्चों की जरूरत है। बहुत यूट्यूब पर कम वीडियोस अवेलेबल होता है इन सब्जेक्ट का और मैंने डिसीजन लिया ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं एग्जाम से पहले डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आराम से आप इस पे अगर फोकस करेंगे, सारा ही क्वेश्चंस मैं इसमें करा रहा हूं। तो चलिए हम लोग एक बार बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस का सीरीज है। चलिए तो मस्ट टू वॉच, हमारे चैनल का नाम जो है राकेश सर कॉमर्स क्लासेस है। आइए हम लोग एक बार बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको एग्जाम से पहले जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट की हम बात करें बच्चे तो सबसे पहले बिजनेस सिस्टम एंड एनवायरमेंट क्या होता है। इसके इस यूनिट के अंदर जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में आए भी हुए हैं और आगे भी फ्यूचर में आने की संभावना, इट मींस कि कल आने की चांसेस है। और जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, जब एग्जाम दे करके आओगे तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो ये अब हम लोग आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर जितने भी यूनिट्स है, यूनिट वाइज मैं सारे क्वेश्चंस को आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहला यूनिट में हम लोग बात करेंगे बिजनेस सिस्टम एंड एनवायरमेंट के अंदर हम बात करेंगे डिफाइन द बिजनेस सिस्टम। बेटा क्या मतलब होता है बिजनेस सिस्टम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना बिजनेस के सिस्टम क्या होता है और उसके बाद एक्सप्लेन इट्स सब सिस्टम, इसके क्या क्या सब सिस्टम होते हैं बेटा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अ बिजनेस सिस्टम, एक बिजनेस सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेटा जी सिंपल वर्ड में हम ये बोले कि बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस का सिस्टम वो सिस्टम होता है, यहां पर कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, जहां पे प्रोसेसेस की बात करते हैं, यहां पर लोग इन्वॉल्व होते हैं, पीपल होते हैं, यहां पर टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को, अपने टारगेट को पूरा करती है विद द हेल्प ऑफ एक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मोड में अच्छे तरीके से उसको अचीव करती है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा सेकंड आपका पॉइंट्स क्या है, सब सिस्टम क्या होता है। तो सब सिस्टम की बात करें, सब सिस्टम में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी जाती है, लाइक प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, मार्केटिंग के सिस्टम होते हैं, उसके बाद फाइनेंस के सिस्टम को जानना होता है और उसके बाद एचआर के सिस्टम होता है। बेटा ये सारे सिस्टम इसमें होते हैं। यहां पर दो क्वेश्चन है, सबसे पहला है कि बिजनेस सिस्टम क्या होता है और उसके बाद इसके सब सिस्टम क्या होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करें। तो बिजनेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर लोगों की कनेक्टिविटी होती है, यानी पीपल होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, इन सभी की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को, अपने टारगेट को
अपने डिजायर को पूरा करते हैं बेटा। सब सिस्टम की बात करें, सब सिस्टम में क्या क्या आएगा? प्रोडक्शन सिस्टम। भाई प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जी प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है फोकस करता है कहां पर, कि यहां पर कैसे मैन्युफैक्चरिंग हमें करना है गुड्स एंड सर्विसेज को। मार्केटिंग सिस्टम प्रमोट करती है एंड सेल करती है प्रोडक्ट को। उसके बाद फाइनेंस की सिस्टम की बात करें बेटा, मैनेज करती है फंड्स को एंड इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद एचआर सिस्टम क्या करते हैं बेटा, ये इनका काम जो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एचआर सिस्टम होता है। एचआर सिस्टम का काम क्या होता है कि वो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, जहां पर जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट होते हैं, जो सही कैंडिडेट होते हैं, जो उनके लिए वर्थफुल होते हैं, उनको सिलेक्ट करने का काम करते हैं, रिक्रूटमेंट करने का काम करते हैं, हायरिंग करने का काम करते हैं। ये एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का या डिपार्टमेंट का काम होता था, हैंडल रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरह से ये काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने कहा कि बिजनेस सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर पीपल होते हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी होते हैं, जहां पर ये प्रोसेस होते हैं। कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी और इन सभी की मदद से हम एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। फिर हमने सब सिस्टम के बारे में बात करा, जहां पर प्रोडक्शन सिस्टम फोकस किस पे करती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बेटा जो किसको प्रमोट करता है, क्योंकि गुड्स कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मार्केटिंग उसका नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। मार्केटिंग करना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। लोगों तक पहुंचना होता है। जो चीज दिखता है बेटा वही बिकता है, जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक बिकेगा नहीं। तो मार्केट में दिखाना जरूरी होता है और मार्केटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। फाइनेंस सिस्टम ये कहती है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में जानकारी देती है। उसके बाद एचआर सिस्टम की बात करें, हैंडल करती है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरह से मैंने यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कराया। आई, और ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं और आगे भी आएंगे। तो बहुत फिल्टर करके हमने इसको सर्च करा है, बहुत समय हमने डिवोट करा है। तो हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस सेशन को जितना हो सके, जितना वीडियोस को हो सके, जितने अपने फ्रेंड्स नियर डियर जहां तक हो सकता है इसको शेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप इसमें जरूर अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। आई, सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बेटा जी बिजनेस एनवायरमेंट के क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या की एलिमेंट्स है जो बिजनेस एनवायरमेंट के लिए जरूरी होता है और इससे क्या, एंड एक्सप्लेन द हाउ इंपैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा ये जो की कंपोनेंट्स जो है कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए कंपोनेंट्स की अगर बात करें बेटा तो एक होता है इंटरनल की बात करें कल्चर, एम्प्लॉइज, रिसोर्सेस एंड एक्सटर्नल की बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल। तो यहां पर 2 कंपोनेंट्स होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट इंटरनल होता है जहां पर कल्चर, सेकंड एम्प्लॉइज, थर्ड में रिसोर्सेस, और एक्सटर्नल की बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है, लीगल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, एनवायरमेंटल होता है। तो ये सारे के सारी चीजें पॉलिटिकल, ये सारे के सारे एक्सटर्नल है। ये बातें आपको समझ में आ गया। उसके बाद इंपैक्ट क्या है बच्चे, तो इकोनॉमिक चेंजेस अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई। जब इकोनॉमिक में, एक इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस जब आएगा तो यहां पर डिमांड और सप्लाई में बदलाव आएगा। लीगल फैक्टर्स की बात करें बेटा ये प्रभावित करता है किसको, कंप्लायंसेस को। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की अगर बात करें ड्राइव करता है किसको, इनोवेशंस को। तो ये सारे के सारे इंपैक्ट है किसका, यहां पे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। आपको समझ में आ गया। 2 कंपोनेंट्स होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कल्चर, एम्प्लॉइज, रिसोर्सेस, और एक्सटर्नल में इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंपैक्ट क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई। जब इकोनॉमिक में चेंजेस आएगा तो डिमांड और सप्लाई पे प्रभावित करेंगे, इसको, इस पे इफेक्ट आएगा। उसके बाद लीगल फैक्टर्स की बात करें बच्चे तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, कंप्लायंसेस को। यहां तक की बात समझ में आ गया। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, जब एडवांसमेंट होगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा तो पुराना टेक्नोलॉजी का डिमांड कम हो जाएगा। बेटर टेक्नोलॉजी आएगा तो पुराना टेक्नोलॉजी का डिमांड कम हो जाएगा। नया टेक्नोलॉजी आएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा, बेटर टेक्नोलॉजी आएगा तो यहां पर क्या होगा बेटा, चीजें इनोवेशन होगा, नए आइडिया जनरेट होंगे, अच्छे तरीके से काम होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कुछ, कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ
business organization and explain why limited liability company is preferred over the partnership। बेटा जी यहां पर पार्टनरशिप के कंपैरिजन में एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000 क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? रीजन बिहाइंड कि पार्टनरशिप के अंदर कुछ फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो आइए हम लोग यहां पर कंपैरिजन देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर उसके रिसोर्सेज के ओनर एक ही होता है, मालिक एक ही व्यक्ति होता है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, जितना भी नुकसान होगा उनको ही खुद झेलना है, जो भी फायदा होगा उनका होता है, एक ही ऑनर होते हैं, डिसीजन मेकिंग के पर्सन एक ही होते हैं। बिजनेस में अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से वो कहीं चले जाते हैं उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तो यहां पर कुछ फायदा भी है कुछ नुकसान भी है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बेटा सिंगल मैन ओनरशिप यहां पर होती है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां फुल कंट्रोल होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन करा गया सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहां पर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों का संबंध का होना जरूरी होता है। यहां पर शेयर ऑफ कंट्रोल होती है बेटा, लायबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड होती है। किसी एक पार्टनर्स की अगर डेथ हो जाती है, किसी का रिटायरमेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। आइए एलएलसी की बात करें, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बेटा। आइए प्रेफरेंस फॉर एलएलसी की हम बात करें तो यहां पर क्या होता है? रिड्यूस पर्सनल रिस्क, यहां पर पर्सनल रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इजी टू रेज कैपिटल, आप यहां पर प्रेफरेंसेस फॉर एलएलसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं बेटा? रेज कर सकते हैं कैपिटल को इजी तरीके से एंड एंश्योर कंटिन्यूटी को ये ज्यादा बढ़ावा देते हैं। आइए बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम लोग बात करेंगे बेटा ई कॉमर्स, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगी, पहले भी आया हुआ है, तो चांसेस विल बी हाई कि यहां पर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अच्छे से पढ़ेंगे। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना मेहनत और जितना डेडिकेट बेटा एक वीडियोस बनाने में, एक लेक्चर को अपलोड करने में जो डेडिकेशन दिखता है ना, इस तरह से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि अगर आपका बेनिफिट हो रहा है, आपके लाइफ में कुछ मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, बस मेरे लिए यही चीज है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, यही मेरे लिए सफिशिएंट है। तो यहां पर अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो साथ में आपकी मेहनत भी दिखनी चाहिए, और डीसीडी फॉलो करोगे, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन, और रिजल्ट डेफिनेटली आपके फेवर में रहेगा। इसको पढ़ाई करना है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है हम लोग बात करेंगे यहां पर। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? आइए ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है डिस्कस करेंगे हम। सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड एंड लिस्ट एडवांटेज और चैलेंजेस क्या है। डेफिनेशन की बात करें बेटा, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में अगर बताओ, ई कॉमर्स का दुनिया आ चुका है। आज का समय जो है मॉडर्न युग है बेटा। आजकल जो है सारा चीज ई कॉमर्स हो चुका है, ऑनलाइन सोशल मीडिया। आज हम अगर पढ़ा रहे हैं, मैं दूर दूर तक को लोगों को तक पहुंच पा रहा हूं ड्यू टू सोशल मीडिया। ई कॉमर्स का दुनिया है बेटा। आजकल कोई चीज खरीदना होता है, आप मार्केट में नहीं जाते हो, घर पे बैठे ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो 24/7। किसी भी टाइम, रात को 12 बजे मन किया तो उसी टाइम पे ऑर्डर कर सकते हो, कोई चीज मंगवा सकते हो खाने के लिए। तो समय चेंजेस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट हो चुकी है, नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, बेटर टेक्नोलॉजी आ चुका है, मार्केट में चीजें अपग्रेडेड हो चुकी है, जिसके वजह से ई कॉमर्स के माध्यम से चीजें बहुत ज्यादा इजी हो चुकी हैं, जिस टाइम चाहे आप मंगा सकते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम कर रहे हैं। तो यहां पर समझिए, हम गुड्स को खरीद रहे हैं, बाइंग एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लोग करते हैं, यहां पर पेमेंट ऑनलाइन देते हैं। सिग्निफिकेंस एक्सपैंड रीच 24/7 अवेलेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव, भाई 24/7 है, किसी भी टाइम दिक्कत नहीं होती है। एडवांटेजेस की बात करें, कन्वीनियंस होती है, ग्लोबल एक्सेस है, बिल्कुल सही बात है, लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल होता है, ग्लोबल एक्सेस है। अब अगर मान लीजिए यहां पर क्लास अगर अपलोड करता हूं तो किसी भी टाइम बच्चा देख सकता है जिस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट होगा। तो यहां पर किसके माध्यम से? ई कॉमर्स के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया की वजह से। उसके बाद चैलेंजेज, साइबर सिक्योरिटीज, लैक ऑफ पर्सनल टच, डिलीवरी इश्यूज। तो ये यहां पर चैलेंजेस आ सकता है कहां पे? ई कॉमर्स के दौरान। तो बेटा सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, बाइंग एंड सेलिंग। ई कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हो इलेक्ट्रॉनिकली मोड में, तो
तो हम इसको कहते हैं ई कॉमर्स कहते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, इसकी एडवांटेजेस की बात करें, यहां पर सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक्सपैंड रीच 24/7, हर 24/7 अवेलेबिलिटी होती है। एडवांटेजेस की बात करें, कन्वीनियंस होती है, ग्लोबल रीच होती है, यहां पर लोअर कॉस्ट में अवेलेबल होता है। बट चैलेंजेस की बात करें बेटा, साइबर सिक्योरिटीज होती है, पर्सनल टच बहुत कम हो जाती है, यहां पर उसके बाद डिलीवरी इश्यूज हो सकती है। तो इस तरह से मैंने यूनिट फर्स्ट आप लोगों को 4 क्वेश्चंस कराया और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से जरूर करना है। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे। आइए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें बेटा, यहां पर यूनिट नंबर सेकंड की अगर बात करें तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यूनिट नंबर सेकंड में आपका है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। बेटा जी सबसे पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा? प्लानिंग का मतलब होता है सोचना, थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन बिफोर। कोई भी काम करने से पहले जब आप सोचते हो, विचार करते हो, प्लानिंग करते हो, समझते हो, हम उसको प्लानिंग कहते हैं। तो थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन बिफोर, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करे, कब करे, किसके लिए करे, किसके द्वारा किया जाए, यही सब काम प्लानिंग से पहले हम करते हैं। या दूसरे शब्दों में प्लानिंग की डेफिनेशन दे सकते हो कि जिस पोजीशन पे आज आप हो और जहां फ्यूचर में पहुंचना चाहते हो आप, उन दोनों के बीच का गैप जो होता है बेटा, वही तो प्लानिंग होते हैं। तो प्लानिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग की बात करें तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर प्लानिंग, अगर प्लानिंग इफेक्टिवली होगा, प्लानिंग सिस्टमेटिक तरीके से का होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से हमें काम करना होता है। तो प्लानिंग इज अ, प्लानिंग की अब बात करें डेफिनेशन की, तो प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग एक्शन टू द अचीव देम। कहने का मतलब प्लानिंग जो है सबसे पहले सेटिंग करता है ऑब्जेक्टिव्स को, पहले ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करता है और उसके बाद डिटरमाइन करता है कि कैसे हम एक्शन लें, कैसे हम काम करें, जिससे कि हमारा डिजायर गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा विजन है, उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर काम करते हैं। बेटा जी सेकंड बात करेंगे स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे ऑब्जेक्टिव्स को। सेकंड में एनालाइज करोगे एनवायरमेंट को। थर्ड में करोगे डेवलप अल्टरनेटिव्स, किन किन अल्टरनेटिव वे में आप काम कर सकते हैं। इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर, आपको इंप्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है। तो सारे के सारे आप काम करोगे कहां पर? ये प्लानिंग की स्टॉप, ये क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है या प्लानिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीजें कवर करी जाती है। तो सबसे पहला बेटा आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड में एनालाइज एनवायरमेंट, थर्ड में डेवलप करोगे आप अल्टरनेटिव्स, और उसके बाद सिलेक्ट द बेस्ट प्लान, आपके पास बेस्ट प्लान क्या है। और उसके बाद देखो इंफॉर्मेशन सभी के पास होती है, इंफॉर्मेशन सभी के पास होती है, ये और ये सभी के पास होता है। यहां पर इंफॉर्मेशन लेना होता है और यहां से इंफॉर्मेशन को आउटफ्लो करना होता है। तो इंफॉर्मेशन तो है बट रिजल्ट इंप्लीमेंटेशन का होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहां पर प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं क्या स्टेप्स होती हैं। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता? हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ। यहां पर बेटा हम स्ट्रेंथ क्या क्या है, यहां पर क्या क्या वीकनेस पॉइंट है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आइए, तो यहां पर कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हाईलाइट द स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, और वीकनेस पॉइंट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझेंगे। तो आइए कॉन्सेप्ट की बात करें, क्या होता है बिजनेस मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स बिजनेस क्या होता है, मैट्रिक्स बिजनेस के बारे में समझते। तो कंबाइंस द फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। बेटा जी यहां पर फंक्शनल के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेस्ड पर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड हम बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी फंक्शंस के बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है और यहां पर प्रोजेक्ट के बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेंथ की बात करें बेटा, यहां फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ये चेंजेस होती है समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन होती है, इसके माध्यम से कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। उसके बाद रिसोर्सेज एफिशिएंसी। वीकनेस पॉइंट क्या है? ड्यूल अथॉरिटी होती है, रोल में कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पर एग्जांपल की बात करें, अ टेक फॉर्म वेयर इंजीनियर्स रिपोर्ट टू बोथ द फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहां पर अगर बात करें एक फॉर्म जो है जहां पर इंजीनियर्स रिपोर्ट टू बोथ, यहां पर इंजीनियर्स जो है रिपोर्ट कर रहे हैं बोथ को, फंक्शनल को भी
और यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। तो ये क्या हो गया, दोनों को कर रहे हैं, यानी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर कॉम्बिनेशन होता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, दोनों चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। हम तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजीज इन बिजनेस। बेटा जी बिजनेस करेंगे, बिजनेस की क्या महत्व है, क्या इसका स्ट्रैटेजीज है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद आउटलाइन द स्ट्रैटेजीज इन द फॉर्मुलेशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंस की बात हम करते हैं सबसे पहले, क्या इसका महत्व है, तो गाइड डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में आपको गाइड करता है, हेल्प करता है। प्रोवाइड डायरेक्शन, इससे आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। या हम कह सकते हैं कि एक अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाओगी तो आपको अच्छी डायरेक्शन मिलेंगी। एंश्योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, बिल्कुल सही बात है, आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर पाते हो, उनको पढ़ पाते हो, रीड कर पाते हो, R&D कर पाते हो, जिससे बेहतर तरीके से आप कॉम्पिटिटर को समझ पाते हो और आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा वैल्यूएबल गुड प्लान आप तय करते हो, जिसके वजह से आपका बिजनेस अच्छा होता है। और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है बच्चे, तो एनालाइज एनवायरनमेंट, सबसे पहले एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है। उसके बाद मिशन को डिफाइन करते हो, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हो। उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, क्या क्या अल्टरनेटिव्स आपके पास है जिसके थ्रू आप उसको कर सकते हो, आइडेंटिफाई। इवेल्युएट एंड सिलेक्ट स्ट्रैटेजीज और इंप्लीमेंट द मॉनिटर। बेटा जी इंप्लीमेंट करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंप्लीमेंट करने से जब एक्शन लेंगे, प्लानिंग तो आपने करा बट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे एक्टिविटी आपको करना होता है, तभी जाकर के एक अच्छा स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं बिजनेस के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है, कंपेयर प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्सप्लेनिंग देयर इंटरडिपेंडेंस। क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग सेट्स ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव को तय करता है, निर्धारित करता है, इसको सबसे पहले एक सेट ऑब्जेक्टिव करता है। उसके बाद एंड चार्ट्स द कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद अगर बात करें, और उसके बाद प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो हमने तय कर लिया कि मुझे करना क्या है, मेरा विजन क्या है, बट क्या विजन तय करने से हमारी विजन पूरा होगा, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक्शन लेंगे, तभी तो रिजल्ट आएगा, इंप्लीमेंट करेंगे। बट कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एंश्योर एक्टिविटी अलाइन द। बेटा जी मैंने आपको मैनेजमेंट के अंदर बताया था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस वेयर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ऑर्गेनाइजेशन से पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लानिंग करना। और कंट्रोलिंग इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग के थ्रू इंश्योर कर पाते हो कि जो हमने प्लान करा, क्या काम हमारा उस वे में चल रहा है या उससे बियॉन्ड जा रहा है, उसको समझने के लिए आप कंट्रोलिंग करते हो। ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। तो प्लानिंग पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कंट्रोलिंग इज द लास्ट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे इंश्योर करते हो आपने जो एक्टिविटी करा, जो प्लान करा, आपका काम उसके मुताबिक चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको देखने का काम कंट्रोलिंग करता है। इंटरडिपेंडेंस की बात करें बेटा, तो प्लानिंग सेट्स बेंचमार्क। बेंचमार्क कहां से आता है, प्लानिंग से आता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनी अपने बेंचमार्क को टारगेट करती है, अपने प्लानिंग को तय करती है, अच्छी रणनीति बनाती है, और कंट्रोलिंग के थ्रू आप मेजर करते हो कि जो आपने बनाया, जो आपने प्लान करा, क्या उस तरीके से काम कर रही है जैसा आपने प्लान करा था। इसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोलिंग का होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे बच्चे। यहां पर चैप्टर का नाम है मोटिवेशंस एंड कंट्रोल। बेटा मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर मोटिवेट करना, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना। यहां पर लीडरशिप की क्वालिटीज की भी हम बात करते हैं बेटा। तो यहां पर सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर्स थ्योरी विद द MC ग्रोगर्स थ्योरी एंड एक्स एंड वाई। क्या है इसको हम समझते हैं। तो हर्ट्जबर्ग की हम अगर बात करें तो सबसे पहला यहां पर दो फैक्टर्स आएगा। सबसे पहला आएगा हाइजीन फैक्टर्स, सेकंड आएगा मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या होता है, जहां पर एक एम्प्लॉइज को सैलरी दिया जाता है, यहां पर प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन की बात करें, जहां पर रिकॉग्निशन होती है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनका पोजीशन पहले से बेटर हो जाता है, तो यहां पर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। और उसके बाद MC ग्रेगर की बात करें हम, तो यहां पर थ्योरी एक्स की बात करें, एज्यूम्स एम्प्लॉइज आर
लेजी, यहां पर एम्प्लॉयज को ऐसा माना जाता है कि लेजी होते हैं, एंड नीड फॉर सुपरविजन, इसको जरूरत है सुपरविजन की। वाई थ्योरी, वाई क्या कहते हैं, एज्यूम एम्प्लॉयज आर सेल्फ मोटिवेटेड, यहां पर ये मान करके चलते हैं कि एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, जब मोटिवेटेड है तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, काम अच्छे तरीके से करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसको निभाएगा भी। तो यहां पर इस चीज को जिक्र किया गया है बेटा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन से, डिफाइन कंट्रोल एंड आउटलाइन द एसेंशियल स्टेप्स, क्या क्या इस इसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है, एंश्योर एक्चुअल परफॉर्मेंस अलाइन विद द डिजायर गोल। यहां पर हम सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस को जानने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। क्या स्टेप्स होता है, सबसे पहले सेट स्टैंडर्ड हम करते हैं, मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को कि हमारा प्लानिंग के मुताबिक काम चल रहा है नहीं चल रहा है, कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड के साथ, और करेक्ट डेविएशंस करने का काम, डेविएशंस का मतलब डिफरेंसेस करने का काम भी किसका होता है बेटा, कंट्रोलिंग का होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को हम करते हैं, इनफॉर्मल का मतलब नॉर्मल अदर देन फॉर्मल। आइए सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं बेटा, क्या इसका मेरिट है, क्या इसका गुण है, क्या इसका एडवांटेजेस है, क्या इसका डिमेरिट है, क्या इसका डिसएडवांटेजेस है। तो मेरिट की बात करें, एनहेंस कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, फास्ट बनाता है, प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, प्रोवाइड्स इंप्रूव्स चूजिंग, इस तरह से यहां पे बताया गया है। डिमेरिट्स की अगर बात करें, कैन रिसिस्ट चेंजेस एंड स्प्रीड रूमरस और कॉज कन्फ्लिक्ट, तो यहां पर ये कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, तो ये सारे के सारे दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्सचर। मार्केटिंग मिक्सचर की अगर बात करें बेटा, यहां पर तो सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशंस, तो इस तरह से यहां पर हम 4P की बात करेंगे। यहां पर ध्यान रखेंगे 4P आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्सचर क्या होता है, डिस्क्राइब द की कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर्स एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। ये वो फैक्टर्स होता है बेटा जिससे कस्टमर का नीड्स को, कस्टमर की वांट्स को, कस्टमर की डिजायर को हम पूरा करते हैं। आइए कंपोनेंट्स की बात करें, 4P की मैंने अभी जस्ट बात करा, पहला प्रोडक्ट होगा, फिर प्राइस होगा, फिर प्लेस होगा, फिर प्रमोशन। बेटा जी प्रोडक्ट ही नहीं है तो प्राइस किसका रखोगे, प्राइस नहीं रखोगे तो प्लेस कहां होगा, और प्लेस होगा तो प्रमोशन करोगे। तो यहां 4P का ध्यान रखना है। 4P की बात करें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। फैक्टर्स क्या क्या है बेटा, मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव को एनालिसिस करना होता है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, मार्केटिंग मिक्सचर्स है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, कंपोनेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है वो भी समझ में आ गया, और फैक्टर्स भी आपने समझ लिया होगा। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है एंड ग्लोबल रिलेशंस की हम लोग बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 हम लोग अभी कर रहे हैं। आइए डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स की एंड ऑब्जेक्टिव। बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहां पर फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। इन प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करती है। बट यहां पर फाइनेंशियल वर्ड आ गया, फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस को मैनेज करना होता है। तो जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हम ROI को ध्यान में रखते हैं, क्या हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। तो अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमें प्लानिंग करना होता है कि भाई कहां पर हम अपने पैसे को लगाएं, किस जगह पे हमें ज्यादा बेटर ROI मिल रहा है। तो ये सारा कुछ तो समझना पड़ेगा ना बेटा, तो इसको मैनेजमेंट करना भी जरूरी होता है। तो आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। तो मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बेटा जी यहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है और अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन की गोल को। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, लिक्विडिटी मेंटेनेंस होती है बेटा। तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया कि यहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, हमारे पास जो फाइनेंशियल, हमारे पास पूंजी है, हमारे पास पैसा है, रुपया है, कैपिटल है, हम इन सबको कैसे मैनेज करें, कैसे हम इन्वेस्ट करें जिससे हमें इसमें क्या हो जाए, ROI ज्यादा मिले, या हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे हम अचीव कर पाए। यहां पर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें बेटा तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, यहां पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, धन को हम ज्यादा इकट्ठा करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विडिटी
मेंटेनेंस करने का काम भी हम यहाँ पर करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पुअर लेबर रिलेशंस एंड सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव दिम, कैसे हम इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं और इसके कारण क्या है बच्चे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉजेज क्या है, तो पुअर कम्युनिकेशंस। बेटा जी कम्युनिकेशंस, मैं अगर मान लीजिए गेट के इस तरफ से बोल रहा हूं लेकिन आप गेट के उस तरफ है, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आया, मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। मैंने जो बोला आपको नॉलेज में नहीं आया, मैंने फोन पे बात कर रहा था, जो मैंने बताया वो आपको समझ नहीं आया, तो मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, पुअर कम्युनिकेशन हो गया, हमारे आपके बीच में बैरियर्स आ गया, कोई चीज़ आकर के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। तो हम जो बताना चाह रहे थे वो नहीं बता पाए, जो आपको समझाना चाह रहे थे वो नहीं समझा पाए। तो यहाँ पर पुअर कम्युनिकेशन होती है, अनफेयर वेजेज होती है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन होती है। बेटा मेजर्स की हम बात करें तो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड फेयर कंपनसेशन होना चाहिए और एम्प्लॉय एंगेजमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट करना होता है, ओपन कम्युनिकेशन करके, फेयर कॉम्पनसेशन करके और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट की एंगेजमेंट यहां पर दिखनी चाहिए। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, इसको इंप्रूव कर सकते हो, इसको बेटर बना सकते हो। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बेटा डिफरेंशिएट। आइए यहां पर डिफरेंशिएट बिटवीन द ओन्ड फंड्स, बोरोड फंड, हाईलाइटेड देयर सिग्निफिकेंस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पर दो बात का ध्यान रखेंगे, ओन्ड फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, अपना पैसा क्या होता है, बाहर वालों का पैसा क्या होता है, और कैसे यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका क्या सिग्निफिकेंस रूल है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ओन्ड फंड क्या होता है, जिसमें खुद का फंड होता है, अपना पैसा होता है, इक्विटी हो गया, नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस, यहां पर किसी बाहर वाले को देने की जरूरत नहीं होता है, जब पेमेंट आप बाहर वाले से लेते हो, पैसे लेते हो, उधार पे लेते हो, यानी बोरोड फंड होता है, लोन होता है, फिक्स इंटरेस्ट होता है बेटा, टाइम से लौटाना पड़ता है। सिग्निफिकेंस क्या है, बैलेंस ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट कैपिटल, तो बेटा इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तालमेल बना करके चलना पड़ेगा, तभी जाकर के काम बेहतर हो पाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर हम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग प्लान ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। अगर ऑर्गेनाइजेशनल समय के हिसाब से जब चेंजेस आएंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या क्या इंप्लीमेंटेशन प्लान कर सकते हैं, इसके क्या प्रोसेस है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करें तो आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंजेस, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सबसे पहले विश्लेषण करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नीड एंड फॉर चेंजेस, कम्युनिकेट विजन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेन एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करना पड़ेगा यहाँ पे, इंप्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली और मॉनिटर एंड एडजस्ट, आपको लास्ट में क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है, कंट्रोल करना होता है, और इसके थ्रू इस प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आती है उसके मुताबिक। चलिए उसके बाद अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की हम बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार हम लोग उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पूरे सिलेबस के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, कौन कौन सी क्वेश्चंस को करा, आइए एक बार हम लोग देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना आपको जरूरी है। प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग, प्लानिंग के बारे में मैंने बताया, प्लानिंग क्या होता है बेटा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग करने से आपका डायरेक्शन क्लियर होता है, आपका विजन क्लियर होता है, आप एक ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो यहां पर प्लानिंग की बात करें, फोकस ऑन फ्यूचर गोल, यहां पर फ्यूचर गोल को पूरा करना होता है। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि करंट एक्टिविटीज अलाइन विद प्लान। बेटा जी प्लानिंग करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, कंट्रोलिंग के थ्रू उसको चेक कर पाते हो कि आपने जो प्लानिंग करा उसके तहत आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है नहीं चल रहा, उसको देखने का काम बेटा कंट्रोलिंग करता है। तो आई होप आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बारे में समझ में आ गया हो। प्लानिंग फोकस ऑन फ्यूचर गोल, प्लानिंग फ्यूचर के गोल पे फोकस करता है, कंट्रोलिंग इंश्योर करता है करंट एक्टिविटीज अलाइन विद द प्लान, प्लान के साथ ये एक्टिविटी हो रहा है, करंट स्थिति में काम चल रही है नहीं चल रही, इसको देखने का काम होता है। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है बेटा, यहां पर मार्केटिंग और सेलिंग दो अलग अलग सेगमेंट होता है। सेलिंग का मतलब होता है बेटा सामान बेचना होता है, किसी भी वजह से किसी भी तरीके से उसको चिपकाना होता है, उसको बेचना होता है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव होता है करंट में उस सेल कर दिया, काम खत्म। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म्स होता है बेटा, मार्केटिंग के अंदर लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान रखना होता है कि मेरा अगर खुद का बिजनेस है तो मैं अगर मार्केटिंग करूंगा या मेरे पास जो कस्टमर आएंगे उनके साथ अगर मैं अलाइन हो गया तो उनको लंबा समय तक मैं सर्विस दे पाऊं। तो यहां पर जो है हमें ध्यान, मार्केटिंग इज अ कस्टमर सेंट्रिक बट सेलिंग फोकस ऑन प्रोडक्ट एक्शन। बेटा जी मार्केटिंग में सिर्फ कस्टमर को सेंटर पॉइंट पे लिया जाता है, कस्टमर की नीड को समझना पड़ता है, कस्टमर की वांट्स को समझना होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं,
कस्टमर की डिजायर क्या है, बट सेलिंग में नहीं होता बेटा। कहते हैं गंजे को भी कंघी बेचने वाली बात होती है बेटा। यहां पर सिर्फ सामान बेचने से मतलब होता है, कस्टमर की नीड कुछ और होता है और देते कुछ और है। हम वो देते हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, खुद का इसमें सेल्फ इंटरेस्ट छुपा होता है बच्चे। तो मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर सेंट्रिक, सेलिंग फोकस ऑन प्रोडक्ट एक्सचेंज, ध्यान रखेंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ एम्फेसिस लॉन्ग टर्म वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म इन अर्निंग, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कॉजेज ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रिसोर्सेज कंपटीशन, कम्युनिकेशन गैप एंड डिफरिंग गोल्स। तो ये कॉजेज ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकती है, क्या क्या कॉजेज हो सकता है। द रिसोर्सेज कंपटीशन, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, और डेफरिंग गोल हो सकता है। स्टेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइन साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है। स्टेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन को ध्यान रखना होता है। चलिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की, हम बात करेंगे फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। बेटा जी ई कॉमर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका, इसका क्या फीचर्स है आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हो कि यहाँ फीचर सबसे पहली बात है कि टाइम का बचत होता है, सही कॉस्ट पे आपको चीजें मिल जाती हैं, जिस टाइम आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम पे आप मंगवा सकते हो। तो आइए, कन्वीनियंस होता है, ग्लोबल एक्सेस होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, बिल्कुल सही बात है, टाइम की बचत होती है। रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, एनहेंस कम्युनिकेशंस को हम एनहेंस कर सकते हैं, बूस्ट मोरल कर सकते हैं, बट में रेसिस्ट चेंजेस कर सकते हैं। आइए बेटा, स्ट्रैटेजीज क्या होता है और टैक्टिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्ट्रैटेजीज इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रैटेजीज का मतलब रणनीति होता है, टैक्टिक्स आर द शॉर्ट टर्म एक्शंस होता है बेटा। तो इस तरह से मैंने चीजों को आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की अगर बात करें बेटा, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को, सभी चीज को मैंने आपको समझा दिया, कोई भी चीज, और जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस कराया है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर टुमारो एग्जाम। तो प्लीज एग्जाम से पहले हर बच्चे इसको एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको यहां से दिखेंगे, पहले भी आया हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही है, मैं टिप्स यही देना चाहूंगा कि बेटा आप लोगों ने पढ़ाई किया है, कॉन्फिडेंट रहिएगा। जब तक व्यक्ति जीत नहीं जाते तब तक उनको डर रहता ही है, हर व्यक्ति का, कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, ये माइंड में फोबिया रहती है कि पता नहीं क्या होगा। सब कुछ आपको आता है, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, एग्जाम आपके फेवर में होगा, पेपर कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं होने वाला है, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। अपने माइंड को स्थिर रखते हुए सुबह सुबह पूजा पाठ करके अच्छे से भगवान के नाम स्मरण करते हुए, और उसके बाद एग्जाम जरूर देंगे। एग्जाम आपके फेवर में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा। आराम से आप पढ़ेंगे और अच्छे से करके जाएंगे, डेफिनेटली एग्जाम आपका अच्छा होगा। समझ गए बात को। इसी के साथ मैं अपने क्लास को आज वाइंड अप करता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम। चलिए बेटा, एग्जाम देने के बाद कैसा रहा आपका एग्जाम, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका एग्जाम में मैं कितना वैल्यू एडिशन कर पाया, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारी चीज़ें मुझे बताएंगे, कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और जितना हो सकता है इसको शेयर करेंगे। एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, यही एक विश आपसे है, ठीक है बेटा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।